हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या। लिख रहा हूं मैं यहां पर छठा पॉइंट, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या। हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश जो है वो तरंग है। याद है आपको, पार्ट 1 में आपने पढ़ चुके होंगे, पार्ट 2 में हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। जब उसने बताया था कि हाइगेंस ने कि प्रकाश क्या है, तरंग है, तो उसने इसकी क्या करी, परावर्तन की व्याख्या भी करके दिखाई, अपवर्तन की व्याख्या भी करके दिखाई। नेक्स्ट वीडियो में हम अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। विवर्तन, व्यतिकरण, ये सब किसके द्वारा माना गया, तरंग है। प्रकाश को क्या माना गया था, प्रकाश तरंग है। क्लियर हो गई बात। पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखना आप, अगर आपने वो नहीं देखा तभी इस पर पहुंचना, नहीं तो ऐसे बीच में हो सकता है आपके समझ में ना आए। ठीक है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या। एक सेकंड आ तो रहा है कैमरे में, देख लें। ठीक है, परावर्तन थोड़ा ऊपर हो गया है। सही है, परावर्तन की व्याख्या। तो सुनो, पहले हम थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे यहां पर, उसके बाद डायग्राम बनेगा। लेकिन मैं आपको जब थ्योरी लिखवाऊं तो उससे पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, राइट। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आपको क्या करना है, पहले थ्योरी लिखनी है जो मैं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक, और फिर डायग्राम बनाना। लेकिन आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। इन्होंने क्या करा, एक परावर्तक तल ले लिया। परावर्तक मतलब जिससे प्रकाश की किरण आए और वापस चली जाए। परावर्तक का ही तो मतलब है प्रकाश का परावर्तन होना, राइट। इसका नाम रख दिया इन्होंने जेड और जेड डैश, कुछ भी कह सकते हो, एक्स एक्स डैश कह दो, ये तुम्हारे हाथ में है, राइट। अभी हम इस पे ऐसे करके कर देंगे, ऐसे, है ना। क्यों कर देते हैं ऐसे, इसका मतलब हो गया परावर्तन। ये लेप कर दिया गया है, पेंट। ठीक है, जैसा शीशा होता है जिसमें हम चेहरा देखते हैं तो एक साइड में पेंट ना होता, वो कर दिया गया है। क्लियर होगी बात। यहाँ पर इन्होंने एक तरंगार्ग, याद है हम ये भी पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तरंगार्ग, तरंगार्ग कितने प्रकार के होते हैं। एक समतल तरंगार्ग, कैसा तरंगार्ग, समतल, तिरछा आपतित कर दिया। ठीक, इस तरंगार्ग का नाम रख दिया इन्होंने ए और इसका नाम रख दिया बी। इस तरंगार्ग, तरंगार्ग का मतलब क्या होता है, बहुत सारी किरणें आ रही होंगी। इसका मतलब ये जो तरंगार्ग खींचा गया है, यहाँ से प्रकाश की किरणें तो आ रही होंगी बहुत सारी, याद है आपको, समतल तरंगार्ग। तो यहाँ पर ये वाली लाइन दिखा दी है कैसे खींच के, और एक ऐसा, क्या है ये जो लाइन है, कह रहा हूं मैं, क्या है, तरंगे, प्रकाश की तरंगे आ रही थी बहुत सारी, उन्हें मिला के एक पृष्ठ जो खींचा है भी, उसी के बोलते हैं हम तरंगार्ग, राइट, समतल तरंगार्ग। तो एक बात बताओ, जैसी ये इससे टकराई होगी पृष्ठ से, ऐसे ही बी आगे टकरागी। अभी मैंने जान के आपको ऐसा बनाया है, ये बताओ बी आगे ना टकरागी ऐसे। तो जब आप बनाओ, अभी तो मैं तो समझाने के लिए बना रहा हूं, तो ठीक है, जब आप बनाओ तो स्केल से जब ये लाइन बनाओ तो स्केल, बड़ा वाला स्केल हो गया आपके पास, पूरा ऐसे रख लेना, वहां तक ऐसे ही खींच देना है। ठीक है, अभी तो मैं समझाने के लिए बना रहा था आपको। देखो ऐसे खींच गई, बिल्कुल एक साथ एक साथ। ठीक है, प्रकाश की किरण आई, क्योंकि ऊपर तो क्या है, वायु है भाई। प्रकाश की किरणें आई हैं, समतल तरंगार आके गिर गया। तो ये बताओ, जब ये बिंदु बी यहाँ पे टकराया होगा, इसका नाम रख देंगे हम ए डैश। तो उससे पहले तो ए टकरा गया था, तो जैसे ये शीशे से टकराया होगा तो शीशा क्या करेगा, ऐसा परावर्तित करेगा, अपने अंदर से तरंगे निकालेगा, और उन तरंगों को क्या बोलते हैं हम, द्वितीयक तरंगिका है। याद आ गई ये बात समझ में, ठीक। तो इसने तरंगे निकाली ऐसे, ये निकाल दी इसने, समझ में आ रही बात है। अब हम क्या करते हैं, प्रकार में कच्ची पेंसिल लगी हुई होगी, राइट, उसे प्रकार के नोक यहाँ रखना, यहाँ रखने के बाद कच्ची पेंसिल को ऐसा खींचना यहाँ तक, मतलब समझ रहे हो, इसकी लंबाई लेनी है हमें, बी ए डैश ऐसा ले ली, तो तुम्हारे हाथ में प्रकार आ गया। प्रकार के नोक यहाँ रखना, इस पे बिंदु ए पर, और वो ऐसा करके चाप लगा देना यहाँ पर। ये तो बात समझ में आई, क्या कहा हमने, कच्ची पेंसिल प्रकार में लगी होने के बाद प्रकार के नोक यहाँ रख के इसे खींच देना,
ये तो नाप लो भैया, इसे अलग से नाप लो स्केल से। कह रहे सर ये नाप तो लिया हमने 8 सेंटीमीटर है, तो स्केल पर रख के वही प्रकार स्केल पर रख के तब 8 सेंटीमीटर नाप के यहाँ पे चाप लगा दो। बताओ बात समझ में आ रही है? तो जैसे ये चाप लगाएगी तो इसका लगाई जाएगी तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई के बराबर हो गई, ये तो मतलब है। और इस चाप को हम इससे आपस में इससे मिला देंगे। जैसे ही मिलाया तो इसका नाम रख देंगे हम बी डैश। तो जैसे तरंगार्घ आया था ए बी, ए डैश बी डैश बिल्कुल उसी के रूप में वापस चला गया। ये इन्होंने व्याख्या करके दिखाई। एरो जरूर डाल देना, देखो ये प्रकाश किरण आ रही है और ये वाली प्रकाश किरण क्या हो रही है, जा रही है। एरो, अगर एरो न डाला तो पूरा पॉइंट खराब हो जाता है। ये बताओ बात समझ में आई है ना? तो जब ये प्रकाश बिंदु बी इससे टकराया होगा तो यहाँ से भी तरंगें निकली होंगी, ठीक। देखो तो इसका मतलब प्रकाश की किरण ये है, और ये लास्ट वाली मिला दी हमने। वैसे तो बहुत सारी होंगी, जैसे यहाँ पे बहुत सारी होंगी, उन्हें मिलाते हुए तो पृष्ठ खींचा था, ऐसी ये बहुत सारी जा रही होंगी, ठीक है। तो लेकिन हम शुरू की और एक लास्ट की दिखा देते हैं। तो ये ए डैश बी डैश क्या हो गया, पूरा तरंगार्घ वापस जाता हुआ दिखा दिया इन्होंने। तो इससे बताया इन्होंने प्रकाश क्या है, तरंगे हैं। और दूसरी बात क्या बता दी इन्होंने इसी बात से, कि जो जिस पृष्ठ पे प्रकाश गिरता है तो उससे जो तरंगें निकलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अब बताओ बात समझ में आ गई? यही बातें मैं यहाँ पे लिखूंगा और अच्छे से समझ में आएगा, आपके लिखने जा रहा हूं। माना कि जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगार्घ ए बी तिरछा आपतित होता है, जिस पर एक समतल तरंगार्घ ए बी तिरछा आपतित होता है। एक बात और बताओ, ये तो आपने परावर्तन में पढ़ा था कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, वायु से, और कहाँ जाता हुआ दिख रहा है तुम्हें तरंगार्घ, दूसरा वायु में। तो इसका मतलब जब एक ही माध्यम है तो प्रकाश की चाल सेम रहेगी। मतलब मैं तो ये कहूँगा हर चीज सेम रहेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो प्रकाश जब एक ही माध्यम है तो प्रकाश की चाल क्या रहेगी, सेम रहेगी यहाँ पर, राइट। लेकिन जब हम अपवर्तन की व्याख्या करेंगे अगली वीडियो में, परावर्तन की जगह क्या लिखेंगे, अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे में जाना। तो जब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की चाल जाहिर सी बात है बदल जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? बस तो हम यहाँ पे ये मान लेंगे, जब प्रकाश यहाँ से यहाँ पे आके पड़ा और इससे जो प्रकाश की तरंग निकली ये वाली दिख रही है, तो इसे निकलने में लग गया होगा T2 टाइम, तो इसे यहाँ तक आने में लग गया होगा कितना, T1 टाइम। आ रही बात समझ में? तो दूरी निकाल लेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा जितना समय इसे यहाँ से यहाँ तक, बल्कि ऐसा मान लो जितना समय इसे बी से ए डैश तक पहुंचने में लगेगा उतनी तरंग को ए से बी डैश पर पहुंचने में लगेगी। इसलिए हमने ये लंबाई बराबर ली थी, राइट। तो क्योंकि एक ही माध्यम है तो चाल सेम होगी, जब चाल सेम होगी तो समय बराबर लगेगा। जितनी दूरी इसे यहाँ से यहाँ तय करने में लगा उतनी दूरी इसे यहाँ से यहाँ तय करने में लगेगा। समझ में आ रही बात? तो हम इससे निकालेंगे। तो शुरू कर रहे हैं भैया। क्या कह दिया, माना कि जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, जेड जेड डैश क्या है, परावर्तक, जिस पर एक समतल तरंगार्घ ए भी तिरछा आपतित होता है। तरंगार्घ का सिरा ए सर्वप्रथम पृष्ठ से टकराता है। सबसे पहले तरंगार्घ का ए बी जो सिरा था, ए बी में ए सिरा जो था वही तो टकराया। देखो पहले बी तो यहाँ पहुंचने में टाइम लगा, जितना टाइम इसे यहाँ पहुंचने में लगा इतने में यहाँ से इसने दूसरी तरंग भी निकाल दी, जिसे क्या बोलेंगे, इस वाली तरंग को क्या बोलेंगे हम, द्वितीयक तरंगिका है। क्लियर है? ए टकराता है यदि उसको उससे मतलब क्या करते हैं, तरंगार्घ का सिरा ए टकराता है तो उससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं, राइट। थोड़ा सा इसे साफ कर दें, बस इतना बड़ा बना देना, कोई बात नहीं, जैसे मैंने बनाया है। निकलने लगती हैं। बताओ बात समझ में आ रही है? यदि बी सिरे को बिंदु ए डैश से
टकराने में t समय लगता है तो यदि B को A डैश से टकराने में कितना टाइम लगा, t समय लगता है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, तो क्या होगी दूरी, बी ए डैश, ये तो दूरी है बी ए डैश। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो क्या होगी दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय, तो चाल मान लेंगे v। तो अब एक काम करो, क्योंकि डायग्राम में बार बार आप साफ करके तो बनाने रहे हैं, तो एक काम कर लो, आप यहां से हेडिंग डालोगे पूरा छठा, यहां से यहां तक थ्योरी उतारो। अभी डायग्राम मत बनाना, मैं खुद बताऊंगा डायग्राम कब बनाओगे, ये चित्र कब बनाओगे। क्या करो, आप हेडिंग उतारो ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से यहां तक उतारो। मैं इसे साफ करके अभी आगे लिखूंगा, उतारिए। उतार लिया, तो क्या कह दिया हमने, समझ में आ रही है सारी बातें। टी समय लगता है तो ये भी साफ कर देता हूं, अब समझ में तो आएगी आपके, परावर्तन की व्याख्या कर रहे हैं हम। अब मैं ऊपर से लिख दूंगा, ठीक है। क्या कहा हमने, 20 से ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है, तो और कर दो, और प्रकाश की चाल v हो तब उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो बी ए डैश क्या आएगा, बी ए डैश बराबर वी टी, समीकरण 1। दूरी है ये बी ए डैश, बी ए डैश क्या है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल हमने मान ली, टी मान ही लिया था पहले कि समय टी लगता हो तब। बताओ यहाँ तक बताओ, समीकरण 1 समझ में आई कि नहीं है। तो मैं चाहता हूं आपने जो उतारा था ना, तो के आगे क्या लिखो, और प्रकाश की चाल v हो, v स्मॉल v लिख देना जैसे मैंने लिखा, सही है, v हो तब उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो जब आप ये समीकरण 1 उतार लो, अब उसी थ्योरी में जो अब तक उतारा है आपने यहाँ तक, उसके नीचे डायग्राम बना लो। अब क्योंकि बाकी जो थ्योरी है वो अब इसके नीचे आएगी, नोट कीजिए जल्दी से। कर लिया, तो बी ए डैश बराबर क्या आ गया हमारा, वी टी, और उसके बाद नीचे क्या आएगा, डायग्राम। तो डायग्राम भी बना लिया होगा आपने, पूरी उम्मीद है मुझे, सही है। अभी डायग्राम पूरा नहीं हुआ है, तो अब आप कहोगे सर साफ क्यों कर दिया आपने, तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि जब चित्र बना लोगे ना आप, तो उसके नीचे क्या आएगी, फिर थ्योरी आएगी। तो मैं कोई बात ना, मैं दोबारा जल्दी से बना देता हूँ, देखो आप भी सीख जाना क्या कर रहे हो। मैं जब ले लिया हमने परावर्तक तल जेड, और क्या नाम रख दिया इसका, जेड डैश। मिला लेना अभी जो बनाया बिल्कुल सही है या नहीं। इसमें एक तिरछा तरंगार्क ए भी डाल दिया हमने। इसकी लाइन को मैंने कहा था ऐसे दिखा दो, ये प्रकाश की किरण आ रही है, और इसकी लाइन को ऐसे दिखा दो, और इसे मैंने कहा था ऐसे मिला देना। क्लियर है। फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच देना, फिर हमने कहा था इसे यहाँ से यहाँ तक नापना, और प्रकार की नोक यहाँ रख के यहाँ पे भी क्या लगा देना, चाप, और इसे इससे मिला देना, और इसे भी ऐसे दिखा देना। बताओ सही है ना, यहाँ तक प्रकाश आ रहा है और ये यहाँ से जा रहा है। क्लियर होगी बात, ऐसे तो था। अब आपने और अच्छे से बनाया होगा, प्रकार के बगैर, स्केल के बगैर, तो ये क्या है, बेकार है, ये मान लो। ये अब मैं जल्दी से बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या नाम रख दिया था हमने इसका, ए बी, और इसका नाम रख दिया था ए डैश, और यहाँ पे क्या आ गया है, बी डैश। अब बताओ क्लियर है। अब आप कहोगे क्या कमी रह गई थी, देखो सुन लो, वैसे तो अब मैं यहाँ लिखूंगा ही। ये बताओ जब प्रकाश की किरण आके गिरती है तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो उसे आपतन कोण कहते हैं, आई। तो एक तो ये कमी रह गई थी, तो मैं इसमें ऐसा करके अभिलंब डाल रहा हूँ, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, आई। जो आपने बनाया था चित्र उसी में है, क्या कर लो, ऐसा काम कर लो। जब ये आई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्लियर। आओ यहाँ पे, जब प्रकाश की किरण वापस जाती है अभी इससे टकरा के, तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं हम, आर। तो यहाँ आर बना दो, और यहाँ पर भी क्या बना दो, आर। जब ये आर है तो ये भी आर होगा। बताओ बात समझ में आ रही है या नहीं, क्लियर होगी बात। बस ये कमी थी इसमें, अब बिल्कुल कंप्लीट है। अगर देखोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला जो होता है 90 डिग्री, और यहाँ भी क्या है, ये 90 डिग्री। सही है। ये अभी लिखना चाहो, बनाना चाहो बना दो बस। अब ये चित्र अब हुआ है कंप्लीट। ओके, तो हमने किसकी बात लिखी है समीकरण 1 में,
बी ए डैश थी। अब हम यहाँ से ये लिखेंगे तो जितना टाइम इसे यहाँ तक जाने में लगा उतना ही टाइम मतलब टी, उतना ही टाइम ए से बी डैश तक पहुँचने में लगेगा। क्लियर है? क्योंकि दूरी बराबर है और माध्यम सेम है इस वजह से। तो लिख रहे हैं भैया द्वितीयक तरंगिकाओं को बिंदु ए से बी डैश तक पहुंचने में भी टी समय लगता है। यदि हम कितनी ए बी ए की लंबाई की तो थी, बी ए लंबाई की एक चाप कहाँ लगा दी हमने? ए बी डैश, ए से बी डैश पर, ए से बी डैश पर खींच लेते हैं तो दूरी। अब ये बताओ ए से बी डैश की जो दूरी है वो क्या है? ए बी डैश, बताओ सही है? ए बी डैश और ए बी डैश मतलब दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। तो चाल और समय बिल्कुल सेम रहेगा इसकी तरह। पूछो क्यों? समझ रहा है क्यों? क्योंकि माध्यम सेम है। जब एक ही प्रकाश की किरण हवा में आ रही है और हवा में वायु में ही आ रही है और वायु में ही वापस जा रही है तो प्रकाश की चाल सेम रहेगी। टी सेम रहेगा जब दूरी बराबर है तो, राइट? इसलिए बताओ यहाँ तक सही है? तो वो जो डायग्राम बनाया आपने उसके नीचे लाइन है लिखोगे। क्लियर होगी बात? यहाँ तक नोट करो जल्दी से। कर लिया? बस अब हमारा काम आगे का रह गया है। कैसे? क्यों? देखो एक बात बताओ, हमें क्या प्रूफ करना है? परावर्तन हो रहा है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं, राइट? वो दोनों बातें यहाँ पे हमें प्रूफ करनी है। तो देखो बहुत आराम से करेंगे। अब हमें यहाँ पे 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे। त्रिभुज एक तो होगा बी ए डैश, बी ए डैश, ये त्रिभुज हो गया। एक होगा बी ए डैश बी डैश ए, ये ऐसे कह दो ए बी डैश ए डैश, राइट? और दोनों त्रिभुज कैसे दिख रहे हैं हमें? कैसे दिख रहे हैं? समरूप के साथ साथ सर्वांगसम भी दिख रहे हैं। क्यों? सर्वांगसम किसे कहते हैं? जो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज पर रखे और वो उसे पूरा पूरा ढक ले, उसे बोलते हैं सर्वांगसम। और समरूप उसे कहते हैं जो सेम लगे। अब चाहे छोटे बड़े भी हो सकते हैं, ये मैंने पहले भी बात बताई थी, फिर सुन लो दोबारा। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। अब मैं ये बना दूं यूं करके तो ये भी क्या है? समकोण। तो इन्हें बोलेंगे समरूप। इनका रूप क्या है? सेम है। कोई भी पूछेगा समकोण, समकोण सेम रहा होगा। लेकिन ये बताओ, ये मैं इसे उठा के इसके ऊपर रख दूं या इसे इसके ऊपर रख दूं तो ये ढक जाएंगे एक दूसरे से? बिल्कुल नहीं ढकेंगे। लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है यहाँ सर्वांगसम भी है और समरूप भी है। क्यों? देखो अभी हम बात प्रूफ करने जा रहे हैं। क्यों? देखते रहना। सर्वांगसम कब होते हैं? जब 2 त्रिभुज में बनाऊं ऐसी, कोई से भी ले सकते हो, ये मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ समकोण। तो बिल्कुल ऐसे ही ये बनाऊं। अब मैं कोई वाला त्रिभुज उठा के इस पर रख दो या इस पर रख दो तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? पूरी तरह ढक लेंगे। जैसे सेम चूड़ियाँ, 2 चूड़ी ले लो बिल्कुल सेम एक ही हाथ की, एक के ऊपर एक रखो तो दूसरी वाली ढक ना जाएगी। बात समझ में आ गई? उसे बोलते हैं सर्वांगसम। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? देखो सुनो, पहले तो ये बताओ कौन से त्रिभुज की बात करी हमने? त्रिभुज ए बी ए डैश व त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। बताओ सही है? क्या है? सर्वांगसम व समरूप हैं। क्यों है? अब बात आती है क्यों है। क्योंकि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या देखने को मिला? देखो ए बी डैश बराबर वी टी और बी ए डैश बराबर वी टी, तो इसका मतलब वी टी ये इसके बराबर है और वी टी ये इसके बराबर है। अगर हम इन दोनों दूरियों को बराबर कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? बी ए डैश बराबर क्या आ जाएगा? ए बी डैश। बताओ ये बात बताओ, समझ में आई है ना? जब ये देखो इस वी टी की जगह पर ऐसा मान लो ये बी ए डैश लिखा, इस वी टी की जगह पर हमने क्या लिख दिया है? ए बी डैश लिख दिया उठा के। बताओ बात समझ में आई? बस। तो जब ये लिख दिया तो आप कहोगे तो इससे सर्वांगसम कैसे होगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर है, एक बात। दूसरी बात, ये ए बी जो है ये वाली भुजा, ए डैश बी डैश जो है ये भुजा बराबर है, 2 बात। और तीसरी तो कहने ही क्या, तीसरी तो देखो इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, ये वाले में, और इस वाले में भी आ रही है, बी डैश ए डैश ए में।
तो तीसरी तो बल्कि क्या है, उभयनिष्ठ है, इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ, कॉमन, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन है। तो आप बताओ सर्वांग समबाहु है दोनों त्रिभुज, तो वही हमने यहाँ लिख दी, भुजाएं बराबर हो रही हैं। अब नीचे थोड़ा सा और बात लिखेंगे, जब कोई दो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम भी हो, समरूप के साथ साथ सर्वांगसम भी हो, तो उनके कोण भी बिल्कुल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब कोण बराबर होंगे मतलब कोण आई किसका बराबर हो जाएगा, कोण आर के। ये किसका प्रूफ, किसका फॉर्मूला प्रूफ हो गया है, प्रकाश परावर्तन के दो नियम है। तो दूसरा नियम ये नहीं लिखवाया था हमने, ठीक है, कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, तो प्रूफ ना कर दिया हमने। जब दो त्रिभुज, खुद सोचो यार, देखो ये वाला त्रिभुज बनाया मैंने, लो ऐसे बना दिया, कैसे, दूसरा त्रिभुज बनाया मैंने, लो ये बना दिया, ये उठा के मैं इस पर रख दूं, तो ये बताओ जितना इसका कोण इतना है, जितना ये कोण है उतना ही है, जितना ये कोण उतना ही है, बराबर ना होंगे। बात समझ में आई है नहीं, बता दो। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। तो अब आप एक काम करो, जहां तक आपने नोट कर लिया उसके नीचे फिर ये नोट करो, यहाँ तक करो जल्दी से। कर लिया ना, कर लिया, यहां तक तो कर लिया आपने। तो इसी के नीचे बस अब ये लिख रहे हैं, किसके नीचे लिखना है, क्या आया हमारा ये, मैं यहाँ लिख दूं ऊपर को थोड़ा सा, क्या है, बी ए डैश बराबर ए बी डैश, ये आ गया। आपने यहाँ तक नोट कर लिया, अब दोबारा मत करिए फिर दोबारा से, सही है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बी ए डैश बराबर ए बी डैश नोट हो गया। अब आगे सुनो, तो जब ये त्रिभुजों की भुजाएं बराबर हैं तो क्या होगा, तो ऐसे लिख रहे हैं हम, कोण बी ए डैश बराबर होगा कोण बी डैश ए डैश और ये ए, मतलब कोण आई बराबर होगा कोण आर। यही परावर्तन का दूसरा नियम है, यही परावर्तन का दूसरा नियम है। और ए बी तरंगार्ग, ये भी कह सकते हो परावर्तन का दूसरा नियम है। और ऐसा कहो बल्कि, और आपतित किरण, जो आपतित हो रही मतलब जिसे हम तरंगार कह रहे हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित मतलब जिसे हम तरंगार्ग कह रहे हैं, ए डैश बी डैश ये वाला जो वापस जा रहा है किरण, तथा अभिलंब, अभिलंब मतलब ये जो डाला है मैंने, अभिलंब ये डेड डैश करके जो डाला है ये क्या है, अभिलंब, तीनों एक ही तल में भी स्थित है, जो कि किसका नियम है, परावर्तन का प्रथम नियम है। लो भैया परावर्तन का नियम की व्याख्या, परावर्तन के दो नियम हैं, अगर किसी चीज से हमने परावर्तन के नियम की व्याख्या कर दी, पहला वाला भी आ गया दूसरा भी आ गया, ये वाला कोणाई बराबर कोणा, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका मतलब प्रकाश क्या है, तरंगे हैं और तरंगों के द्वारा करी है। तो नोट करो आप यहाँ पे, बस एक लाइन होना नहीं, जल्दी कर लिया। तो अब क्या लिखेंगे हम, अर्थात तरंगार्ग ए बी का परावर्तित रूप तरंगार्ग ए डैश बी डैश ये वाला है। इस प्रकार हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के द्वारा प्रकाश परावर्तन की व्याख्या सफलता पूर्वक की गई। ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो पेपर में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो हेडिंग चल रहा है हमारा पूरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट है,
कम से कम 3 नहीं तो 5 नंबर का भी आ जाता है, एक आध चीज़ और पूछ लेता है साथ में, नहीं तो 3 नंबर का तो आने आना है। तो आपको डायग्राम बनाना ये नहीं आगा तो अपवर्तन का आगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम नोट कीजिए आप जल्दी से। तो अगर मेरे चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आओ चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपवर्तन की व्याख्या पढ़ने। थैंक यू।